Good morning, students. Today we are going to start our unit 2 of mechanics, which is about generalized coordinates. So, before starting with the generalized coordinates, we must know what do you mean by degrees of freedom. ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है, पहले हम ये देखते हैं। देखो, कोई भी सिस्टम है मान लो, ठीक है, तो मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए उस सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। उसको वो एक नंबर होता है, मतलब कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए उस सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे मान लो मैं ये बोल देती हूँ कि आपके पास कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, यू हैव अ पार्टिकल और वो स्पेस में मूव कर रहा है, तो आपको ये पता है कि आपको उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यू नीड 3 कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, मतलब 3 यू विल रिक्वायर 3 कोऑर्डिनेट्स। फिर अगर मैं ये बोल दूँ अब कि मान लो कि आपने एक कॉन्स्टेंट, एक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी कि वो पार्टिकल वाई और जेड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, तो नाउ उसके पास क्या चॉइस है कि वो सिर्फ 1D में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो एक्स डायरेक्शन में मूव करे, है ना। उसके पास सिर्फ यही चॉइस है। इसका मतलब यहाँ पर आपको उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यू नीड ओनली 1 कोऑर्डिनेट विच इज़ एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 है। तो आप क्या बोल सकते हो कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसकी पोजीशन को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए, उस सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम को, जैसे मान लो कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मैकेनिकल सिस्टम कैन मूव विदाउट वोलेटिंग एनी कॉन्स्टेंट्स विच मे बी इम्पोज्ड ऑन इट। इसका मतलब यही हुआ कि कितने इंडिपेंडेंट तरीक़ों से कोई भी मैकेनिकल सिस्टम मूव कर सकता है और जो भी आपने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है उसको वो वोलेट नहीं करे, उसको फॉलो करते हुए कितने इंडिपेंडेंट तरीक़ों से वो सिस्टम मूव कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मान लो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर कोई भी रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, इसके थ्रू कोई भी, मतलब स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पर कोई मास अटैच है, ठीक है, तो उसमें क्या होती हैं, ऑसिलेशंस हो रही होती हैं, तो वो इस तरह से क्या है, पेंडुलम आपका ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको ये पता है कि अगर आपने उसको किसी किसी बॉब को आपने किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ तो आपके पास हमेशा सेम है, ठीक है। मान लो एल है, स्ट्रिंग की लेंथ मान लो एल है, तो जब भी पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी जो लेंथ है वो हमेशा सेम है, ठीक है। ऑसिलेशन के ड्यूरिंग सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, आप क्या देख सकते हो कि ये जो एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, सिर्फ ये चेंज हो रहा है। जब ऑसिलेशंस हो रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये एंगल चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक ही कोऑर्डिनेट काफ़ी है इस पेंडुलम की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो इस सिस्टम की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, 1, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। या फिर आप ये बोलो, मान लो कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या है, वो रोटेट कर रही है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक एंगल, मतलब एक एंगल काफ़ी है उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। मान लो उसकी जो एक्सिस है वो फिक्स्ड है स्पेस में, ठीक है, तो जो रोटेशनल एंगल है अबाउट दैट एक्सिस फाई, सिर्फ वो काफ़ी है उसकी पोजीशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पर भी आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, ओनली 1 है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली एक नंबर है कि कितने कोऑर्डिनेट्स, कितने मिनिमम कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए टू कम्प्लीटली डिस्क्राइब द सिस्टम और टू कम्प्लीटली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ सिस्टम। तो आपने क्या देखा कि जब आप कॉन्स्टेंट इम्पोज कर रहे हो, यानी कि जब आप किसी सिस्टम की मोशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो कोई ना कोई, तो हो क्या रहा है, एक्चुअल में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम हो रही हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सिंप्लीफाई हो रही है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो हम कॉन्स्टेंट इम्पोज करते हैं एक तरह से वो क्या क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने का हमारा एक मैथड है, ठीक है, ताकि नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या है, कम हो जाए, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर n पार्टिकल्स हैं। मान लो आपके पास कोई भी जिसके अंदर n पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम k इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स लगा रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर n पार्टिकल्स हैं, उसके ऊपर आप n इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स लगा रहे हो, ठीक है। तो उस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, मान लो हम उसको f से डिनोट कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 3n माइनस k। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, और k क्या है, जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स आप उसके ऊपर इम्पोज कर रहे हो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अभी हम आते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। तो देखते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं।
देखो, किसी भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स लें, ठीक है, कम से कम कोऑर्डिनेट्स लें जिससे आप उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जितने नंबर हैं, मतलब कितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपने लिया है, वो तो क्या हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ठीक है। तो जो नंबर है वो तो क्या हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और जो आपने कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किए हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किए हैं उस सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, उसको आप क्या बोलते हो, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कि जो आपने मिनिमम, मतलब जिनका मिनिमम नंबर है, जो आपने कोऑर्डिनेट्स का सेट चूज़ किया है, ठीक है, उसके सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के, दैट इज़ कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि आपको देखो, आपको ये पता है कि हर बार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत आपको नहीं होती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आता क्या क्या है, आपको पता है कि आपके पास एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है। बट हर बार आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब हर बार वो उतना कन्वीनियंट नहीं होता यूज़ करने के लिए। आप उसको यूज़ तो हर जगह कर सकते हो ऑब्वियसली, बट कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम किसी और तरीके से और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकती है, तो वहाँ पर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करना आपके लिए कन्वीनियंट नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी सेट, अ सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, वो होता क्या है, इज एनी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो कि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को कम्प्लीटली डिफाइन कर पाए, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही हो, कोई भी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मिनिमम नंबर, जो उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर पाए, जो आपको दिया है सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब कर पाए, ठीक है। तो अ सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इज एनी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स विच डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। अब जैसे हम वही केस देखते हैं, हमने अभी पेंडुलम वाला केस देखा था, उसमें क्या है, देखो अभी आपने क्या देखा था, इस तरह से पेंडुलम आपका क्या है, ओसिलेशंस कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि अगर आप यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करोगे, तो मान लो आपने ये ओरिजिन माना है, ठीक है, आपका जो पेंडुलम है, बॉब है, किसी टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे है, ठीक है। तो ये अगर ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और आपके पास क्या होंगे, एक्स वाई क्या होगा, इस बॉब के या फिर इस पेंडुलम की पोजीशन होगी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। बट आपको ये पता है कि ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये एल, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी अगर वो मूव कर रहा है, क्योंकि आप जनरली क्या लेते हो, मतलब ऐसा स्ट्रिंग लेते हो जो मतलब स्ट्रेच ना हो, ठीक है। तो ये जो लेंथ है वो तो चेंज नहीं होगी, चेंज हो क्या रहा है, ओनली दिस एंगल इज चेंजिंग, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट से आप काम कर तो सकते हो, बट दैट इज़ नॉट कन्वीनियंट। यहाँ पर आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वो क्या है, एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर दो एक्स वाई लेने की बजाय आपका काम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट थीटा से भी चल सकता है, इसलिए यहाँ पर थीटा आपके पास क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, आपने उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रखी है कि वो सिर्फ एक सर्किल के ऊपर मूव कर सकता है, ठीक है। मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया मैंने, मान लो, ठीक है। तो एक पार्टिकल है यहाँ पे जो सिर्फ इस सर्किल के ऊपर मूव कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि अगर आप यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हो, तो टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल यू नीड टू कोऑर्डिनेट्स, एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक्स और यहाँ से वाई, अगर एक प्लेन में आप मोशन की बात कर रहे हो तो आपको दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। बट आपको ये पता है कि सिंस वो एक सर्किल के ऊपर मूव करे, इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, दैट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड, क्योंकि इस सर्किल के ऊपर मूव कर सकते हैं, तो इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से, वो हमेशा रेडियस के इक्वल होगा, वो तो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आप सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, यानी कि मान लो कि हम ये देख लेते हैं कि वो पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा बना रहा है, फिर वो यहाँ मूव किया तो इतना एंगल बना रहा है, ठीक है, यहाँ मूव किया तो इतना एंगल बना रहा है। तो बेसिकली अगर मैं ये देख लूँ कि वो पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रहे, तो सिर्फ वही एंगल चेंज हो रहा है। अगर वो एक सर्किल के ऊपर मूव कर रहा है तो ये डिस्टेंस तो हमेशा फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल चेंज हो रहा है कि वो कितना एंगल बना रहा है विद सम एनी फिक्स, मतलब आप कोई भी एक्सिस फिक्स कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप यही फिक्स करो,
किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, सिर्फ वही एंगल चेंज हो रहा है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपको दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत नहीं है, एक्स और वाई, आपका काम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से भी चल सकता है, दैट इज़ द थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करना उतना कन्वीनियंट नहीं था। अगर आप यहाँ पे सिर्फ थीटा यूज़ करो तो आपका काम इजीली चल सकता है। ठीक है, तो हेयर थीटा इज़ अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। या फिर मान लो आप ये बोलते हो कि एक आपका कोई पार्टिकल है, मान लो कोई पार्टिकल आपका एक स्फीयर के ऊपर मूव कर रहा है, मान लो एक फुटबॉल है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि अगर आप उसको लोगे, वो 3D की बात हो रही है, अगर आप स्फीयर के ऊपर मोशन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई और जेड। अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करते हो तो उसकी मोशन को, उस पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा जहाँ पर आप 3 कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हो, आर। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लो ये स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपको, अगर आप कार्टेशियन में बात करो तो आपको एक्स वाई और जेड 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप 3D की बात कर रहे हो, एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, तो बट अगर आप बात करो स्फेरिकल, अगर आप काम करो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, जहाँ पर आप आर, थीटा और फाई, आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। आर एक डिस्टेंस होता है, थीटा और फाई 2 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करोगे, क्यों? क्योंकि इसको यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि अब आपको ये पता है कि अगर पार्टिकल स्फीयर के ऊपर मूव करे, इसका मतलब जो डिस्टेंस है उसका ओरिजिन से, सेंटर से, वो हमेशा फिक्स रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इसका मतलब आर फिक्स है। ठीक है, तो सिर्फ थीटा और फाई 2 कोऑर्डिनेट्स काफ़ी हैं इसकी पोजीशन को, इस पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कार्टेशियन यूज़ करते तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे। ठीक है, बट अगर आपने थीटा और फाई यूज़ किया, क्योंकि आर फिक्स है, ये कॉन्स्टेंट है कि वो सिर्फ इसके ऊपर ही मूव कर सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा और फाई आपके पास क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, कोई भी सिस्टम है, मान लो उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कोई भी सिस्टम मान लो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है, एफ है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है, कितने मिनिमम कोऑर्डिनेट चाहिए उस सिस्टम की मोशन को बताने के लिए। तो एफ तो क्या है, एक नंबर है, कितने मिनिमम कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, पर जो मिनिमम, वो जो मिनिमम कोऑर्डिनेट्स का सेट आपने चूज़ किया है, उस सेट को आप क्या बोलते हो, दैट इज़ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम जिसके पास f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, उसके लिए आपने जो भी f क्वांटिटीज़ चूज़ की हैं, ठीक है, उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए उन f क्वांटिटीज़ को आप क्या बोलते हो, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और जो आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप एक्सप्रेस करते हो q से। ठीक है, दिस आर एक्सप्रेस्ड बाय q। ठीक है, तो अगर मान लो सेट आपके पास पूरा है, इसका मतलब Q1, Q2, Q3, और अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम की f है, इसका मतलब कहाँ तक जाएगा, वो QF तक जाएगा। तो ये पूरा क्या है, सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अच्छा, और या तो ऐसे लिखो या फिर आप QI लिख दो, I की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 अप टू F, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्रेस करने का तरीका। ठीक है, अब आते हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ पे। जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ क्या होंगी, ऑब्वियस सी बात है, जो कोऑर्डिनेट्स है उसका अगर आप टाइम डेरिवेटिव लोगे तो यू गेट अ जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब QI डॉट से आप उसको डिनोट करोगे, दैट इज इक्वल टू DQI बाई DT, ऐसे लिख सकते हो आप, क्योंकि टाइम डेरिवेटिव ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू F। ठीक है, तो पहली बात ये ध्यान रखनी, जैसे आपको ये पता है कि अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हो तो एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स लेते हो और वो तीनों ही क्या है, लेंथ बताते हैं, एक तरह से लेंथ होती है। ठीक है, बट जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जो Q1 Q2 Q3 है, ये क्या है, ज़रूरी नहीं है कि लेंथ ही हो, ये एंगल्स भी हो सकते हैं, या फिर और भी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस आर नॉट नेसेसरी टू बी लेंथ और एंगल्स, और कुछ भी हो सकते हैं, जनरलाइज्ड हैं वो बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को चूज़ कर सकते हो। तो किसी भी सिस्टम के लिए अगर आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को चूज़ कर रहे हो तो उनको 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो क्या है कि दे शुड स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, दे शुड स्पेसिफाई
द कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो सिस्टम की मोशन को, उसकी पोजीशन को, मतलब जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर पाएँ, हमको ऐसे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करना है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो आपने सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जनरलाइज कोऑर्डिनेट चूज़ किया है, ठीक है, वो आर्बिट्रेरीली वेरी कर सकते हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं। ठीक है, वेरी कर सकते हैं और एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली भी वेरी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर Q1 चेंज हो रहा है तो Q2 भी चेंज हो, वो एक दूसरे की इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते, मतलब वेरी हो सकते हैं। दे मे बी वैरिड आर्बिट्रेरली एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वो जब भी अगर वेरी होंगे, मतलब एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली वो चेंज होंगे, वेरी करेंगे, तो आपकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो भी आपने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है उस सिस्टम के ऊपर, वो वॉयलेट नहीं होने चाहिए, वो भी फॉलो होने चाहिए। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल्स तो हैं ही। तीसरा एक नॉर्मल सी बात है कि मतलब एक वैसे है कि जो आप सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चूज़ करते हो वो यूनिक नहीं है। ठीक है, किसी एक सिस्टम के लिए मल्टीपल सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सेट चूज़ कर सकते हो, मतलब यूनिकनेस नहीं है इस चीज़ में। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक ही सेट चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल सेट्स भी पॉसिबल हैं जिससे आप प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम के सिंप्लीफिकेशन पर डिपेंड करता है। एक जैसे डबल पेंडुलम का एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे आपको ये डबल पेंडुलम होता क्या है, जिसके अंदर एक फेज सपोर्ट है, यहाँ से एक बॉब से ये अटैच है एक, ठीक है, मास, और फिर इससे फिर फर्दर एक और मास अटैच है यहाँ पे। ठीक है, तो एक पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, एक ये वाला भी मूव कर रहा है, तो इसके ऑसिलेशंस भी हो रहे हैं, इसके भी हो रहे हैं, तो इसको आप बोलते हो डबल पेंडुलम। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करो तो आपको क्या चाहिए, मान लो आपने ये ओरिजिन चूज़ किया। ठीक है, इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू इसके कोऑर्डिनेट्स देखोगे एक्स और वाई, तो इसको मान लो x1 और y1 फर्स्ट वाले बॉब के। ठीक है, इसी ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू इसकी पोजीशन में देखोगे तो वो कितनी हो जाएगी, x2 और y2। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर अगर आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ किया तो यहाँ पर आपको 4 कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, 2 फॉर पेंडुलम मतलब फर्स्ट वाले बॉब के लिए और 2 सेकेंड वाले बॉब के लिए। ठीक है, बट अगर आप देखो कि ये वाली लेंथ, ये जो स्ट्रिंग है वो हमेशा उसकी लेंथ फिक्स होगी, मान लो L1 है, इसकी मान लो L2 है। ठीक है, तो बेसिकली जब ये ऑसिलेट करे तो चेंज क्या हो रहा है, एक तो ये एंगल चेंज हो रहा है θ1। ठीक है, और जब ये वाला पेंडुलम कर रहा है तो ये वाला एंगल चेंज हो रहा है, दैट इज θ2। ठीक है, तो अगर आप θ1 और θ2 चूज़ करो तो आपको क्या दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट से आपका काम चल सकता है। ये 2 कोऑर्डिनेट्स काफ़ी हैं इस पूरे सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, θ1 और θ2। यहाँ पे आपने देखा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज़ करना उतना कन्वीनियंट नहीं है जितना कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को चूज़ करना, मतलब यूज़ करना था। ठीक है, तो दिस वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती क्या है, देखो, जो मान लो आपको ये पता है, मान लो एक सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ऐसा ही आपने कोई आयत पार्टिकल कोई भी चूज़ कर लिया, कोई एक पार्टिकल आपने उठा लिया है जिसको आपने आयत पार्टिकल बोल दिया है, मतलब आयत जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मान लो किसी को भी आपने आई बोल दिया और आपने आयत पार्टिकल चूज़ किया है। ठीक है, तो अगर आप बात करो कोऑर्डिनेट मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो आपको पता है कि मान लो कि XI YI और ZI ये 3 कोऑर्डिनेट्स थे। मैंने आई क्यों लगाया सब्सक्रिप्ट में, ताकि वो ये बताए कि आयत पार्टिकल की पोजीशन को ये 3 कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जैसे कि मान लो ये XI है। ठीक है, XI को आप क्या लिख सकते हो, जो आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं Q1 Q2 QF और टाइम, इसके फंक्शन के रूप में आप लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली YI को भी आप लिख सकते हो, YI एज ए फंक्शन ऑफ Q1 Q2 अप टू QF एंड T। सिमिलरली ZI को भी आप लिख सकते हो, ZI एज ए फंक्शन ऑफ Q1 Q2 अप टू QF एंड T। ठीक है, तो आपको ये पता है कि उस पूरे आयत पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर क्या होगा, RI इक्वल टू XI कैप XI I कैप प्लस YI J कैप प्लस ZI K कैप, ये होगा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आप इन तीनों को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ Q1 Q2 अप टू QF, तो आप RI को भी एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 एंड अप टू QF एंड T। ठीक है, तो ये जो 4 इक्वेशन है इसको आप क्या बोलते हो, इनको आप क्या बोलते हो, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है,
तो बेसिकली इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप एक्स आई वाई आई जेड आई को, या फिर ये बोल दो कि आप आर आई को एक्सप्रेस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को आप क्या बोलते हो, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो जैसे आपने आर आई को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ क्यू आई, सिमिलरली आप क्यू आई को भी एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ आर आई, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने ये भी एग्जाम्पल ही लिया था, जैसे कि हमने लिया था ना कि कोई भी पार्टिकल है जो कि एक सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है। सिंस एक प्लेन की आप बात करें इसलिए सिर्फ आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन क्या होगी, एक्स और वाई, अगर आप कार्टेशियन यूज़ करते हो तो, ठीक है। अब आपको ये पता है कि मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है विद दिस एक्सिस, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस होगा, मतलब अगर आप यहाँ ड्रॉ करो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वाई होगा। तो आपको ये पता है कि ये अगर मान लो ये डिस्टेंस मैंने माना आर, रेडियस ऑफ द सर्किल की रेडियस मान लो मैंने मानी आर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपको ये पता है, दिस इज बेस अपॉन, सॉरी इसको मान लो एक्स का नहीं, एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आर, दैट विल बी इक्वल टू कोस थीटा। तो एक्स कितना हो जाएगा, आर कोस थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको चाहिए ना, ये कैसे निकालोगे, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, देखो मैंने अलग से बना दिया है, इस तरह की ट्रायंगल बन रही है जिसमें ये आर है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, आपको ये डिस्टेंस चाहिए है वाई, आपको ये डिस्टेंस पता है आर, ठीक है। तो यहाँ पर इस एंगल के लिए ये वाला बेस होगा, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कोस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है 90 माइनस थीटा, तो वाई कितना हो जाएगा आर कोस 90 माइनस थीटा, और ये क्या होता है साइन थीटा, तो आर साइन थीटा, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, वाई इक्वल टू आर कोस थीटा, सॉरी आर साइन थीटा, और एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को, एक्स और वाई को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, यानी कि इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को आप क्या बोलते हो, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेके भी प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो अभी आपने ये सब पढ़ लिया, अब आप पढ़ोगे जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होती है, वो सब हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट की। तो उससे पहले आप ये देखो कि एक टर्म आती है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं। यू कैन डिफाइन इट एज एनी इनफाइनाइट सिमिल change in the configuration of the system। पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर मैं इसको समझाऊंगी। complying with the constraints imposed on the system at a given instant of time, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर आपको पता है कि अगर आपका कोई सिस्टम मूव कर रहा है, ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल चेंज किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में कितना इनफाइनाइट सिमिल जो चेंज हुआ है, ठीक है, और कंप्लाइंग विद द कॉन्स्टेंट्स, मतलब कि कोई भी कॉन्स्टेंट, कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो आपने इम्पोज किए वो वॉयलेट नहीं होनी चाहिए, वो फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि कोई भी इनफाइनाइट सिमिल चेंज सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में बिना किसी कॉन्स्टेंट को वॉयलेट किए बिना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जितना इनफाइनाइट सिमिल चेंज है इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और आप उसको डिनोट किससे करते हो, डेल्टा आर से डिनोट करते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ith पार्टिकल, तो आप इसको डेल्टा आर आई से डिनोट करोगे, ठीक है, ऑफ ith पार्टिकल। अब आपको ये पता है कि आर आई किस किस का फंक्शन, पीछे आपने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कि आर आई किस किस का फंक्शन है, दैट इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, मतलब Q1 Q2 Q3 अप टू Qf, इसका फंक्शन आप लिख सकते हो, साथ में टाइम का फंक्शन, ठीक है।
तो अगर आप डेल्टा आर आई लिख रहे हो, कर लिया आर आई, तो वो किसके इक्वल होगा? ठीक है, पहली बात आप चेंज देखोगे किसका? चेंज ऑफ आर आई विद जो आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि डेल क्यू के, ये लिख सकते हो। ठीक है, और क्यू के की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक, के की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? फ्रॉम 1 टू जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी, मान लो एफ है तो एफ तक जाएगी। ठीक है, और साथ में लिखोगे आप डेल क्यू जे। ठीक है, तो ये जो आपकी डेल क्यू जे है वो क्या है आपके पास? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, या फिर जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू, पहले इसका, सिंस ये इन सब का फंक्शन है तो आप क्या लिख सकते, दिस इसका वेरिएशन होगा विद दिस। ठीक है, और जो के की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 टू जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वहाँ तक, और साथ में डेल क्यू जे। ठीक है, मतलब जितना इसमें चेंज आ रहा है। तो ये चीज़ जो आपके पास है वो क्या है? जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर आपके पास क्यू जे कोई एंगल है, ठीक है, कोई एंगल कोऑर्डिनेट होता मान लो, ठीक है, तो जो आपका ये डेल क्यू जे है वो क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया है जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। कल हम कंटिन्यू करेंगे फिर इस तरह से। आपके पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी होती है, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन होता है, जनरलाइज्ड पोटेंशियल होता है, जनरलाइज्ड फोर्स होता है, तो ये सब आप इन फर्दर लेक्चर्स हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।